अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा किया, जहां इस वक्त ड्रामाई सूरत-ए-हाल सामने आ रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के शाम 6 बजे तक जलसा गाह पहुंचने और कई अहम रहनुमाओं की तकारीर से पहले ही पुलिस ने स्टेज का कंट्रोल संभाल कर जलसा खत्म करवा दिया है। और इस वक्त सूरत-ए-हाल यह है कि जलसे का स्टेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से खाली है और जलसे के शुरका की अक्सरियत जलसा गाह से वापस जा चुकी है, जबकि 6 बजे के बाद से ही पुलिस ने माइक और लाइट्स बंद करवा दी थी और अब से सिर्फ 10 मिनट पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसा गाह पहुंचे हैं। अहम बात यह है कि 6 बजे जलसे का वक्त खत्म होने पर पुलिस के एक्शन के बाद जलसे के इंतजामिया और पुलिस के दरमियान जलसा जारी रखने पर मुज़ाकरात हुए, मगर वो बेनतीजा साबित रहे। बहरहाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कितना कामयाब था और क्या इस जलसे की राह में हुकूमत की जानिब से रुकावटें खड़ी की गई थी या नहीं, इस बारे में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतजाद दावे सामने आ रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तेहाद अता तारन ने अब से कुछ देर पहले दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा खोदा पहाड़ और निकला चूहा था। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है। आप अगर जलसा गाह के मनाजिर देखें, एरियल व्यू देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था, जिनके जलसे में ना लोग आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बाकायदा जो इन्होंने अपने जिलों में ट्रांसपोर्ट दी, वो भी कई हमने देखा है कि वो खाली जलसा गाह में पहुंची है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो जबान इस्तेमाल की और उसके बाद जिस तरह के उन्होंने कहा कि हम पंजाब जा रहे हैं और पंजाब ने आज सड़कें भी खुली रखी, पंजाब ने रास्ते भी खुले रखे, पंजाब ने सिक्योरिटी भी दी, खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। मजम्मत करना चाहता हूँ, लतीफ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस को ओए करके पुकारा और गलत जबान इस्तेमाल की और कहा कि मैं तुझे नहीं मानता और इस तरह की बातें की। तो देखिए, आप इस हद तक ना जाएं। इदारों के खिलाफ, जो आप अदलिया के खिलाफ भी एक महाजराई आपने शुरू की हुई है। जबकि वजीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी ने दावा किया कि हुकूमत की जानिब से जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई थी। इसके बावजूद पंजाब से सिर्फ 3000 लोगों ने जलसे में शिरकत की। जहां पर ये इम्प्रेशन और ये रोना धोना और झूठा प्रोपेगेंडा के जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं, हमें रोका जा रहा है, हमें जो है वो जलसागाह में पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, ये हू का आलम है। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट किया है। आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से PTI का खात्मा हो गया है। दूसरी तरफ शौकत बसरा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत पर रुकावटें खड़ी करने के इल्जामात लगाए गए और रुकावटें ना हटाने पर जाती उम्रा की तरफ मार्च की धमकी भी दी गई। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जलसे से खिताब में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि आईनी अदालत के क़याम का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट से सजा दिलवाना है। ये मकसद इनके दो हैं, एक ये कि PTI को बैन किया जाए और अदालत से हुक्म लिया जाए, इस कठपुतली अदालत से जो ये बनाने चली है हुक्म लिया जाए, और दूसरा इरादा इनका ये है कि इमरान खान को फौजी अदालत से सजा दिलाई जाए, क्योंकि ये नाकाम हो चुके हैं। जो हमारी आम अदालतें हैं, आईनी अदालतें हैं, उनके सामने इनके तमाम मुकदमे खत्म हो चुके हैं। आज के जलसे पर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का मौक़िफ़ शामिल करेंगे, लेकिन पहले हमारे नुमाइंदे आज़म मलिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जलसा गाह से बहुत करीब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने जो विजुअल्स देखे हैं, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब अब पहुंचे जलसे में, जबकि जलसा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जी शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त मैं जलसा गाह के अंदर मौजूद हूँ। अगर हम जलसा गाह की बात करें तो ये जलसा गाह जो थी मवेशी मंडी काना के करीब जो है ये मंडी है, ये लाहौर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर फासले के ऊपर है, यानी कि ये लाहौर का हिस्सा ही है। अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप पहुँच नहीं सकते, लेकिन ये एक जगह दूर दराज थी। अभी इसको अगर बात करें तो जलसा गाह बिल्कुल खाली हो चुका है। तकरीबन 6 बजे के करीब शदाद जो SOPs तय हुए थे गुज़श्ता रात अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और DC लाहौर के दरमियान, उसमें यही था कि 3 से 6 बजे तक का वक्त दिया गया था और कहा गया था कि हर सूरत 6 बजे आपको इस अपनी तकरीरों को और अपने जलसे को वाइंड अप करना है। अगर आपने इस दौरान जलसे को वाइंड अप ना किया तो हम इंतजामिया इसके ऊपर हरकत में आएगी। तो 40 के करीब शदाद जो SOPs थे उनको दिए गए थे और जो आलिया हमजा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था और ये कहा था
कि इंतजामिया जो कह रही है उस पर अमल किया जाएगा। इस वक्त रात दिन बात की जाए, अली मीन गंडापुर यहाँ पर पहुंचे हैं वज़ीर आला केपी, लेकिन इस वक्त तो जलसा का बिल्कुल ऐसे है सुनसान मंजर पेश कर रही है। तमाम लोग जो यहाँ पर आए थे मुख्तलिफ इजलास से, मुख्तलिफ जगहों से, अब वो वापसी की तरफ रवा दवा हैं। तो इस वक्त जलसागाह तो बिल्कुल खाली नजर आ रही है। और ये जरा बताइएगा, 6 बजे फौरन ही इंतजामिया जो है पहुंच गई जलसागाह पर और जलसा को बंद करवाने के लिए वहां पर, क्योंकि ये भी बाद में खबर आई थी कि मुज़ाकरात भी हुए हैं जो जलसा इंतजामिया उनसे और जो लाहौर की इंतजामिया है उनके साथ। देखिए साहब, जब कल ये मुज़ाकरात हो रहे थे डीसी लाहौर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान, तो तभी ये चीज़ फाइनल कर ली गई थी और इंतजामिया इसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट थी। और इंतजामिया का कल से ये कहना था कि वो किसी भी सूरत 6 बजे के बाद इन लोगों को जगह नहीं देंगे वहाँ पर रुकने के लिए। और जैसे ही आज जलसा, देखिए साहब, जलसा जो शुरू होना था, जब रात ये मुज़ाकरात हुए तो यही कहा गया था कि आप अपने जलसे को 6 बजे तक वाइंड अप करें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे को 6 बजे तक वाइंड अप करना होता तो एटलीस्ट 3 से 6 जो टाइम था उस वक्त जलसा शुरू कर लिया जाता, तो 6 बजे तक वाइंड अप होना था। लेकिन 6 बजे अभी तक जो मरकजी क़यादत थी, उमर अयूब और उनके साथ साथ हमाद अजहर के अलावा कोई भी जो लोग थे वो यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। जो ही 6 बजे 6 से 6:30 बजे के दरमियान जो माइक के ऊपर अनाउंसमेंट जारी थी, वहां पर पुलिस के लोग पहुंचे और उन्होंने वो जो डीजे था उसे कहा कि आप अनाउंस करें कि अब जलसे का टाइम खत्म, आपने जो करना था, यही अल्फाज है, आपने जो करना था कर लिया, अब आपकी छुट्टी हो गई है। जो ही ये अल्फाज दोहराए गए स्पीकर के ऊपर। ठीक, और इस दौरान क्या तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, तमाम लोगों को तकारीर का मौका मिला या नहीं मिल सका? नहीं शहजाद, बिल्कुल तकरीर का मौका तो मिल ही नहीं सका। इंतजार किया जाता रहा, अली मीन गंडापुर यहाँ पर पहुंचेंगे, वो आएंगे, तकरीर करेंगे। मरकजी क़यादत जो थी वो स्टेज के ऊपर थी, जैसे सलमान अकरम राजा ने तकरीर की, उसके बाद फैसल जवेद वहाँ पर पहुंचे। जहाँ तक आप अभी बात कर रहे थे कि जो रास्ते थे वो कितने बंद थे, अगर हम लाहौर की साथ बात करें तो मीनार पाकिस्तान को तो जाहिर है उन्होंने कार्डन ऑफ किया था, गुज़श्ता रोज उसको बंद कर दिया था। लेकिन अगर हम फिरोजपुर रोड से उस जलसागाह तक पहुंचे तो उन रास्तों पर कंटेनर जरूर खड़े थे, लेकिन किसी भी जगह पे हमें जो थे वो रास्ते बंद नजर नहीं आए। लोग मोटरसाइकिलों पे, चिंची रक्षों पे, वैन के जरिए और पैदल भी कई लोग जहां पर जाहिर है इसका मतलब कंटेनर खड़े थे, रास्ते बंद नहीं थे, इसका मतलब मोटरसाइकिलें जा सकती थी, गाड़ियां नहीं जा सकती थी, एग्जैक्टली क्या था? नहीं शहजाद, ऐसा नहीं था। मैं अपनी गाड़ी पे 2 दफा जलसागाह गया और 2 दफा वापस आया, बल्कि अपनी गाड़ी के ऊपर ही मैं जहां पर ये जलसा था यानी कि रिंग रोड के ऊपर वहां तक गया। लेकिन जाहिर है रास्ता छोटा था, गाड़ियां ज्यादा थी, ट्रैफिक का दबाव ज्यादा था, जिस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक जरूर थी। कंटेनर जरूर खड़े थे साइड्स के ऊपर। अगर हम लाहौर के दाखिली और खाजी रास्तों की बात करें तो वहां पर भी कंटेनर खड़े थे, लेकिन लाहौर के अंदर हमें वो जो एक जैम नजर आता है कि सड़कें ब्लॉक कर दी गई, कंटेनर्स खड़े हैं, लोग आ जा नहीं रहे, ऐसी कोई चीज नहीं थी। कंटेनर खड़े जरूर थे लेकिन रास्ते थे, आप अपनी गाड़ी के जरिए, बल्कि जो बड़ी गाड़ियां थी उन पे भी जा रहे थे आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तफसीलात PMLN की रहनुमा भी हैं और इसके अलावा पंजाब के वज़ीर इत्तेहाद अज़मा बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के तर्जमान बैरिस्टर सैफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ साहब, पहले ज़रा आपसे मैं अपडेट ले लेता हूँ क्योंकि बहुत लेट पहुँचे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अब से कुछ देर पहले विजुअल्स आए हैं, जबकि कल जो इंतज़ामिया है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा था कि 6 बजे हम ये जलसा ख़त्म कर देंगे, जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद होगा। क्या वजह है कि गंडापुर साहब इतनी देर से पहुंचे? फिर हाँ जी, गंडापुर साहब वक्त पे पहुंच जाते हैं अगर काला शाह काकू का इंटरचेंज जो है उस पर कंटेनर खड़े करके रास्ता ना बंद किया गया होता। वहाँ उनको काफी टाइम लग गया। वैसे भी KP से लाहौर तक आने का कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता है और जब आप जुलूस में हजारों की तादाद में आपके पास लोग होते हैं और आप उनको लेके आ रहे होते हैं तो स्पीड यकीनन वो नहीं रहती जो रूटीन में होती है, तो टाइम तो एक्स्ट्रा लगना था। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो काला शाह काकू का इंटरचेंज बंद था। उसके बाद हमने कोशिश की कि इंतजामिया को बताया जाए और उनको कहा जाए कि रास्ता खोलें, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। तो फिर वो कारकुनान ने हमारे वो कंटेनर हटाए, उसमें टाइम लगा। लेकिन वो जिस वक्त जलसागाह के करीब पहुंचे तो उससे पहले ही पुलिस ने एंटर होकर जलसा क्या वो कर दिया, कंट्रोल संभाल लिया और स्पीकर वगैरह बंद कर दिए। लेकिन इस वक्त वो जलसागाह में मौजूद हैं और अपना जो KP जुलूस लेके आए हैं, जो लोग साथ आए हैं उनको वो साथ हैं और मौजूद। काला शाह काकू के ही विजुअल्स हमने देखे हैं जहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब के पास असला भी मौजूद है और वो एक ट्रक के शीशे तोड़ रहे थे। उसी मकाम पे आप कह रहे हैं कि कंटेनर हटाएं?
मैंने विजुअल्स तो नहीं देखे कि आपकी स्क्रीन पे कौन से जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त टीवी नहीं है, मैं खुद इस वक्त उधर ही हूँ। उस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, वो बंदूक लेके ट्रक के शीशे तोड़ रहे हैं। देखे, तनकीद तो शहजाद साहब किसी भी बात पे हो सकती है, और भी बड़ी बात ये तो जायज बात है ना वैसे सैफ साहब। तनकीद तो इस बात पे भी हो सकती है ना कि एनओसी के बावजूद क्यों काला शाह काकू का इंटरचेंज बंद कर दिया गया था, क्यों कंटेनर लगा दिए थे जब परमिशन थी और अभी 6 बजने में 1 घंटा बाकी था, तो क्यों बंद कर दिया गया था। तो जाहिर है कंटेनर खोलने के लिए हमारे पास कोई दम दरूद तो था नहीं, हमने तो इसी तरह हटाना था कंटेनर को, और या जो भी रुकावट खड़ी की गई थी। तो बहरहाल हुआ है जो भी हुआ है, उसके लिए कानून मौजूद है, जिसने कानून का रास्ता इख्तियार करना है वो करे। लेकिन हमने तो जलसा करना था, कर लिया, कामयाब जलसा किया, और इससे जाहिर होता है कि कितना खौफ और दहशत थी उस जलसे की के जो किया गया वो आपकी टीवी स्क्रीन से दिखाया है, वो फैक्चुअल चीजें हैं, इसलिए उस पर मैं और क्या अपनी तरफ से क्या तकरीर करूं, आपके सामने है सब। मैं इस पे हुकूमत का जो अब तक मौक़िफ़ है हमने दिखाया भी अपने इब्तिदाई में। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी एक तो तनकीद हो रही है कि उन्होंने वो शीशे तोड़े, लेकिन अताउल्लाह तारिक साहब कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकला मरा हुआ चूहा। अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि 3000 लोगों ने शिरकत की है पंजाब से, वो कह रहे हैं कि ये हाल था जलसे का, लेकिन आप कह रहे हैं कि कामयाब जलसा था। कामयाबी था शहजाद, इसीलिए तो ये हाल था कि लाहौर जो है उसमें स्क्रीन पर जो है अता तारड़ साहब इस्लामाबाद से बैठे हुए, खातून जो है वो लाहौर से बैठी हुई सारा दिन, और यही ड्रामा चल रहा था कि ये जलसा नाकाम हो गया, 55 लोग आए और 66 लोग आए और 77 लोग आए। तो ये तो सारी कौम को पता है कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था, और आप टीवी स्क्रीन ने दिखाया है कि सिर्फ लाहौर शहर से कितने लोग थे। जहां तक रह गई पेशावर का केपी का जुलूस, तो केपी का जुलूस तो आने ही नहीं दिया गया, इंटरचेंज बंद कर दिया गया था, तो कैसे हम आते, हेलीकॉप्टर सर्विस हमारे पास थी नहीं। 12 इस वक्त वो मौजूद हैं, आपके कैमरे वहाँ मौजूद होंगे, उनको कहें वो चेक करें। बैरिस्टर सैफ साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, मैं जरा पहले वजीर इत्तलात का भी मौक़िफ़ ले लूँ। अब अज़मा बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज भी आप लोगों ने कहा नाकाम जलसा है, इस्लामाबाद वाले जलसे के बाद भी आपने कहा कि नाकाम है, कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। जब आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो बड़े जलसे कर सकते हैं, तो फिर ये एनओसी देने में ताख़ीर करना, परेशान करना, कंटेनर्स खड़े करना, इसकी ज़रूरत क्या है? जब आपको लगता है कि रिजेक्ट कर दिया आवाम ने, तो करने दे खुल के जलसा फिर। बहुत शुक्रिया शहजाद। मुझे तो हैरत यह है कि आपके खुद के रिपोर्टर ने और आप खुद जियो न्यूज़ सुबह से जो है वो दिखाता रहा कि तमाम सड़कें खुली हैं, कहीं पर कोई कंटेनर जो है वो खड़ा नहीं। आपके बहुत 3-4 दफ़ा इसरार के बावजूद भी आपके रिपोर्टर ने बताया कि रास्ते खुले थे, और कहीं उन्होंने पर दोनों चीजें की, उन्होंने कहा रास्ते खुले थे लेकिन ट्रैफिक थी क्योंकि कंटेनर साथ में खड़े हुए थे, दोनों बातें की उन्होंने। जी लेट मी कंप्लीट। कंटेनर साथ खड़े होना किसी जगह के ऊपर और कंटेनर से सड़कें बंद होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं, और ये मेरा ख्याल है कि ये आप ज्यादा बेहतर एज साहब समझ सकते हैं कि इसमें किस लाइन का क्या मतलब होता है। तो गुजारिश ये है कि वो कितना कामयाब जलसा है, इसके खुद ही अभी बैरिस्टर सैफ साहब जो है वो खुद हंस पड़े थे ये जुमला बोल के कि हमने जलसा कर लिया, और उसके बाद फिर मुझे भी हंसी आ गई कि जो है ये बैरिस्टर सैफ साहब वो कह रही है एक खातून लाहौर में बैठी थी, उनको मेरा नाम नहीं पता जाहिर है, वो बेचारे कहते हैं टीवी के सामने मेरे रहते हैं, वैसे वो तर्जुमान है, तो मेरा नाम उज़मा बुखारी है बैरिस्टर सैफ साहब। तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आप पेशावर में बैठ के क्या कर रहे हैं? आपने गंडापुर साहब को मवेशी मंडी का जो है विजिट करने के लिए अकेले भेज दिया था, आप भी कम से कम साथ तशरीफ ले आते, कहीं तो साथ आते। अच्छा अज़मा साहब, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि मैं आपसे सवाल करूं, आप मुझसे ही मुखातिब हो, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि बारी बारी मौक़िफ़ ज़्यादा अच्छा है कि पर्सनल फिर होंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा ना। जी आपने उनको तो इंटरप्ट नहीं किया शहजाद। नहीं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ मुझसे मुखातिब हो जाएं बस। कर रही हूँ क्योंकि हमें तहजीब सिखाई गई है, इससे ज्यादा तहजीब वैसे बाय द वे क्या ही हो सकती है। सो ये जो हमें वो कह रहे हैं ना, बात ये है कि कंटेनर के शीशे कौन से होते हैं, मुझे ये बताएं। अंदाजा लगा लें जनाब की मालूमात का और जनाब के स्टेट ऑफ माइंड का कि वो एक जो वैगन या बस जो भी खड़ी थी जो ट्रैफिक के अंदर वो फंसे, खुद जब आप डबल क्रॉस करते हुए, जब आप रेस लगाते हुए मोटरवे के ऊपर और जगह जगह पे अपने रिसेप्शन कराते हुए जब आप ट्रैफिक ब्लॉक करेंगे तो उस पर कसूर हमारा होगा। फिर दूसरी बात यह है कि रात को दवाई खा के जो है वो सुबह जल्दी उठ जाते। ये हमने कहा था कि आप लेट आए लाहौर, और आपको जो है वो आपको नहीं पता था जलसे का टाइम क्या है। आपने खुद इंतजामिया के साथ रिटर्न वायदा किया और आपने एग्री किया कि आपकी ये टाइमिंग्स होंगी, उसके बावजूद अगर आप नहीं पहुंच पाए तो आप बच्चे तो है नहीं कि आपको मैं भेजती कहीं से। काला शाह काकू पे तो बाकायदा कंटेनर खड़े हुए थे, रास्ते बंद थे और कंटेनर्स हटाने में जो है टाइम लग गया, ये वजह है इसलिए लेट पहुंचे वो। उन्होंने अभी जो एक जो फुटेज आई है AK-47, आपको पता है ना वो AK-47 क्या होती है? AK-47 के बट मार मार कर
एक पैसेंजर वैगन का जो है वो शीशे तोड़े हैं, और इसी किस्म की हरकतें ये पीछे से भी करते आए हैं। इनके अपने सोशल मीडिया के ऊपर बेतहाशा वीडियोस मौजूद है जिसके अंदर ये जगह जगह पे खड़े हो रहे हैं, अपने रिसेप्शन करा रहे हैं, फोटोएं खिंचा रहे हैं। जहां खड़े होना चाहिए था सवाबी में, जहां पे इन्होंने जलसे का इंतजाम किया हुआ था रिसेप्शन का कि हम वहां से निकलेंगे, वहां बंदा कोई नहीं था, तो अब अकेले गाड़ी में बैठ के वहां से निकल आए। उसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन का टोला था वो इनके साथ पीछे मौजूद था। कोई एक फुटेज, ये मैं चैलेंज करके कह रही हूँ कि कोई एक फुटेज सड़क के ऊपर किसी कंटेनर को खड़ा करके सड़क बंद हुई हुई ये नहीं दिखा सकते। वो प्रोपेगेंडा बंदे नहीं निकले। अब वाकई अगर पंजाब से आपके एमपीएस एमएनए जो है वो 10-10, 15-15 लोगों के साथ निकले हैं, जरताज गुल साहिबा जो है वो 100 बंदा लेके डीजी खान से आई हैं, अगर आलिया हमजा जो अपने आप को कहती है मैं बहुत बड़ी लीडर हूं, मैं लाखों का वोट मैंने लिए हैं, वो 100 बंदा पूरा नहीं ला सकी अगर जो है जलसा गा के इसमें अजमत साहब एक बात जिसपे इस्लामाबाद का जब जलसा हुआ था उस वक्त की इंतजामिया पे तनकीद हुई, आपकी हुकूमत पे भी हुई, क्योंकि हमें पता है फैक्चुअली कि इंतजामिया हुकूमत के कहने पे ही अक्सर जो है वो काम कर रही होती है कि जलसे को इस तरह पाबंद कर देना कि 6 बजे ख़त्म करें, 7 बजे ख़त्म करें, और इस्लामाबाद में 7 बजे ख़त्म नहीं हुआ तो वहाँ पे आपने देखा फिर आप आमना सामना भी हुआ पुलिस और वहाँ पे जो कारकुनान मौजूद थे। ये हमने पाकिस्तान की सियासी तारीख में देखा नहीं। आप लोगों ने भी बहुत से जलसे किए, आपने पीडीएम जब बनी तब बड़े जलसे किए, तो ये क्यों ऐसा क्या हुआ मुख्तस के 6 बजे, मतलब स्कूल के टाइमिंग नहीं होते कि छुट्टी का टाइम है जलसा बंद, आज भी यही हुआ। जलसे में देर सवेर हो जाती है, आप लोगों को भी पता है, तो क्यों ये नया एक प्रेसिडेंट आप सेट करें जो कि शायद आगे लिए आपके लिए बड़ा तकलीफ दे हो? एक तो पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना वो यकीनन वो जलसे करती हैं, उनके लिए जो है वो इतने शायद कंसर्न्स भी नहीं होते, लेकिन जब दहशतगर्द जलसे करते हैं और जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, अभी आपने थ्रेट सुनाई है, खुद आपने अभी इंट्रो के अंदर जब आप बात कर रहे थे कि गौहर साहब क्या कह रहे हैं, फलाने क्या कह रहे हैं, और उसके बाद जब ये वो हो और इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जब मौजूद हो ना, फिर ये है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, कल इनकार कर देते, कह देते कि नहीं जी हमें आपकी जो है बातें मंजूर नहीं है। कल तो ये भी मान के गए हैं कि गंडापुर माफी मांगेगा मरियम नवाज से, अब इसमें मेरा क्या कसूर है, यही मान के गए थे ना। और दूसरी बात यह है कि आपकी इत्तला के लिए शहजाद, आपकी मालूमात चूंकि आप जो है वो इस्लामाबाद या कराची में है, आपने शायद ऑडियो नहीं सुनी डीजे की, जो डीजे वहां इंतजाम करके बैठा हुआ था, वो मैं आपको भिजवा देती हूँ कि जब टाइम खत्म हुआ हमने किसी को बंद नहीं कराया, डीजे को उन्होंने कहा गाना लगाओ, उन्होंने कहा जी टाइम खत्म हो गया, इसके बाद जो है वो मैं क्योंकि आपने मेरे रिपोर्टर को कोट किया इस बात पे कि कंटेनर्स नहीं मौजूद थे, रास्ते खुले हुए थे, तो हमारे रिपोर्टर्स ने ही ये बताया है कि पुलिस आ गई स्टेज पर, उन्होंने डीजे को कहा कि ये ऐलान करें कि जलसा आप खत्म करें 6 बजे। नो डीजे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात पे हमारे रिपोर्टर गलत है। लेट मी कंप्लीट। पुलिस ने जाकर ये जरूर इंतजामिया को कहा कि जी आपका टाइम खत्म हो गया है, बराए मेहरबानी अपना जलसा वाइंड अप कर दें, और वो ये जो कानून जो है ये इसकी पाबंदी डीजे ने तो कर ली, लेकिन इनको जो है ये जो दहशतगर्द वहां इकट्ठे हुए थे जिनका पूरा काम वहां से करना क्या था, स्टेज से खड़े होकर धमकियां देनी थी, गालियां देनी थी, बदजबानी बदकलामी करनी थी, और वो हम जाती उम्र जाएंगे, ये इनको शौक ही रहेंगे, ये इनको मैं बता दूं। आप कह रही है कि सियासी जमातों के लिए वक्त होता है जलसा करने का, हुकूमत है सोच समझ के बोले और सोच समझ के बात करें, इनको जितनी ढील दे दी है वो भी। आप कह रही है कि सियासी जमातों को जलसा करने की इजाजत हो सकती है, ये दहशतगर्द हैं। बैसिर सैफ साहब क्या कहेंगे आप? बैसिर साहब की बारी आ गई, उनको ही पूछ लें। जी बैसिर सैफ साहब आवाज आ रही है आपको? जी उनको नहीं आएगी अब आवाज। बैरिस्टर सैफ साहब आवाज आ रही है आपको? आवाज भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। मुझे अगर आप मौका दे तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपसे भी बात करूंगा। आवाज आएगी। मैं शहजाद इकबाल आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ। मैंने आपके इसको कहा भी था आपके कोऑर्डिनेटर को कि मेरा पॉइंट मुझे करने दें। देखें मैं बदतमीजी का जवाब देने के लिए आपके स्क्रीन पे नहीं आया, लंबी जुबान मैं चाहता भी नहीं हूँ कि दोनों तरफ से आप उनसे मुखातिब हो, आपसे भी अर्ज करूंगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, कहीं मुझे दहशतगर्द कहा जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है मैं यहाँ हूँ नहीं, मैं कैसे नहीं हूँ, इसको क्या पता कि मैं कहाँ हूँ? डज शी नो माई वेयर अबाउट्स कि मैं कहाँ हूँ, कि ये पेशावर में बैठा हुआ। ये देखें ये तंजिया गुफ्तगू, ये मदारियों वाले अंदाज में बात करने से जो है आप आर्गुमेंट नहीं जीत सकते, आप दलाइल से बात करें। दलाइल ये है कि जहां पे मैं ये कह रहा हूँ हमारे लिए पहला कंटेनर जो खड़ा था वो हमारे रोकने के लिए सियाल मोड़ पे जो है इन्होंने वहां पे रास्ता रोका हुआ था, वहां से हमने हटवाया। उसके बाद जो मोटरवे है मेन मोटरवे पे, उसके बाद हम जब कालाशाह काकू आए यहाँ रास्ता बंद था। ये सब कुछ होता रहा है, ये सारी चीजें मॉनिटर होती रही हैं। ये नहीं है ये कैमरे वगैरह मौजूद हैं मोटरवेज के, अनलेस कि ये उसको उसी तरह गायब कर रहे हैं जैसे 9 मई के कैमरे गायब कर दिए थे। अब रह गई बात हमारे जलसे की, जलसा हमने कर दिया, जबरदस्त जलसा हुआ है, लोग आए हैं तो बड़ी तादाद में आए हैं,
और अगर हमें ये रास्ता ना रोकते और ये 6 बजे का वो क्या कहते हैं टाइम पीरियड ना लगाते और इतनी वो कारकर्दगी का मुजाहरा ना करते कि पुलिस के सिपाहियों को जाके स्टेज पे बिठा दिया, ये सियासी जलसों में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब मुझे दहशतगर्द कहना, दहशतगर्द कहो, मैं तुम्हारे लीडरों को चोर कहूंगा, तुम्हारे लीडर चोर हैं। एवन फील्ड के अपार्टमेंट इनका बाप खरीद सकता था। अच्छा, बदतमीजी मुझे भी आती है, लेकिन मैं बदतमीजी आपके प्रोग्राम में करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता ये हो, इसलिए मैं आपसे सवाल करूंगा, आप इस सवाल का जवाब दे दें। अब क्योंकि तकारीर वहां पे हो नहीं सकी जो मरकजी रहनुमा है, तो वे फॉरवर्ड क्या है वो तो आज हमें पता नहीं चला कि अब अगला क्या सियासी अमल होगा तहरीक इंसाफ का। जी, तहरीक इंसाफ का सियासी अमल बिल्कुल होगा, जारी रहेगा। हम इंशाल्लाह और भी जलसे करेंगे, हम बार बार करेंगे, अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने पेश करेंगे। और इनको पता है कि 8 फरवरी को अवाम ने इनको कौन सा क्या जवाब दिया था। 8 फरवरी ये सारे चोर बैठे हुए, इनका तो मियां नवाज शरीफ जो है वो हारा हुआ है खातून से। ये तो सारे चोर हैं, किसी का भी जो है वो वोट नहीं है। फॉर्म 47 की तो ये पैदावार है और किस मुंह से ये यहाँ आकर बात करते हैं और दूसरों को दहशतगर्द कहते हैं। अच्छा, आपके अपने दौर में उस मस्जिद में क्या हुआ मिनहाजुल कुरान में? आपने तो प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मार दी थी। दहशतगर्दी और क्या होती है? ये फजूल किस्म के आर्गुमेंट करने का फायदा कोई नहीं है। अगर जलसे पे बात है, जलसा हम करेंगे। आज कुछ तकारीर भी हुई है और उस पर भी एक एतराज हुकूमत की तरफ से आया, क्योंकि देखिए एक तो हुकूमत पे ये तनकीद हो रही है कि वो कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना चाहते। कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ये खुद लेकर आए थे उसमें एक तरमीम करके उसको इनफेक्टिव बना दिया है। लेकिन आज जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से, खुद एक बड़े मंजे हुए वकील हैं, उन्होंने जिस तरीके से मुखातिब किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ओए करके, मैं तुम्हें नहीं मानता, मतलब एक तरफ से हुकूमत को आप तनकीद करते हैं कि देखें ये आईनी तरमीम लाना चाहते हैं ताकि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, पीटीआई पे पाबंदी हो, लेकिन आपके भी जो शुरा हैं उनको भी तो चाहिए कि कम से कम जो तहजीब का दामन है वो तो सामने रखें ना। चीफ जस्टिस से मुखातिब करें, तनकीद करें, वो तो हक है सबका, लेकिन इस अंदाज में तनकीद। देखें कोर्ट में क्या हुआ शहजाद इकबाल, आप खुद समझदार आदमी है यार। कोर्ट में क्या हुआ, किसी वकील ने जज को कैसे एड्रेस किया, वो कोर्ट का इंटरनल मामला होता है और कोर्ट के पास अपना डेकोरम मेंटेन करने का भी इख्तियार है। और अगर कोई वकील जो है वो किसी जज की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करता है तो उस जज को भी सोचना चाहिए कि क्यों कोई वकील जो है वो खड़े होकर मजबूर होकर आपको इस तरह की बातें सुना रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब एक सीनियर वकील हैं, बड़े ओहदों पे फायज रहे हैं, वो कोई हर जज के सामने तो ऐसी बदतमीजी नहीं करते। जिसकी बदतमीजी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है आप उनके बारे में तो कह सकते हो, लेकिन जिनका नहीं होता तो वो अगर कहने पे मजबूर हो रहा है तो कुछ है ना, कोई वजह होगी, लेकिन वो वजह वही बेहतर बयान कर सकेंगे। मैं उनके बिहाफ पे नेचुरली आपके सामने दलाइल नहीं दे सकता, लेकिन यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आईनी तरमीम जिस तरह की गई, रात के अंधेरे में जिस तरह का डाका मारने की कोशिश की गई आईन पर, वो सारी दुनिया के सामने है। आपका मीडिया भी सीख रहा है और इस मुल्क का हर बड़ा आदमी और हर समझदार आदमी यही कह रहा है कि धोखा देने की कोशिश की गई और सिर्फ मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। जी अज़मा बुखारी साहब, तो तहरीक इंसाफ तो मुतमईन है कि हम आगे भी जलसे करेंगे, सियासी अमल हमारा कंटिन्यू रहेगा। आज का जलसा भी उनके मुताबिक कामयाब था और उन्होंने जलसा कर लिया है। इस पे मैं सिर्फ मुस्कुरा सकती हूँ, फिर कुछ कहूंगी तो बैरिस्टर साहब रेस हो जाते हैं और उनको गुस्सा चढ़ जाता है। अभी उन्होंने जो है वो कितने तमीजदार हैं और कितनी खूबसूरत और शाइस्ता ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, यही इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और यही इनकी असलियत है। अच्छे से अच्छा बंदा भी जो है ना वो पीटीआई में जाके बदतमीज ना हो और जो है वो दलाइल किसके पास खत्म हुए। मैंने तो पूछा था कंटेनर पे शीशा कौन सा लगा होता है, अभी नहीं पता। आपसे हमने बदतमीजी सीखी है और हम आपको फॉलो करते हैं, आप हमारी लिए एक बड़ी आला मिसाल हो बदतमीजी की। इसलिए आप दोनों से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आप मुझसे मुखातिब हो, अब आप पर्सनल अगर दलाइल कोई नहीं होते, सिर्फ बदतमीजी की वजह से आप इस कुर्सी पे बैठी हो, वरना तो आप उस वकील की बेटी हो जिसने मैं कंटिन्यू कर सकूंगा शो इस तरीके से। वैसे सैफ साहब मैंने आपका मौक़िफ़ लिया, आप उनसे भी लेने दीजिए मौक़िफ़। बातें कर रही है, क्यों बिठाया इसके साथ? वैसे सैफ साहब मुझे उनसे भी मौक़िफ़ लेने दीजिए। बुखारी साहब लास्ट कमेंट कर दीजिए, मुझे फिर सेगमेंट क्लोज करना है। जी नहीं, आप देख रहे हैं इसकी ज़बान और ये अभी दे रहा था मुझे। मैं आपसे पहले भी कहता, आप मुझसे मुखातिब हो, आप फिर जो है उनसे डायरेक्ट उलझेंगी तो फिर यही होगा मामला। मैं नहीं चाहता ये हो मेरे शो पर। नहीं तो आपने को क्यों बुलाया, आप मुझसे अलग बात कर लेते। मैंने तो कहा बेहतर यही होता मेरे ख्याल से कि अगर आप दोनों आपस में रिस्पेक्टफुली नहीं बात कर सकते और आपको नहीं एहसास है कि आप एक टीवी चैनल पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो फिर मेरी गलती है शायद इसमें। बिल्कुल है, आप ही की गलती है, मुझे भी यही लग रहा है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब, अज़मा बुखारी साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। इससे बता वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क में इक़्तिदार और ताकत के तवाज़ुन की जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान टकराव की सूरत हाल है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही।
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो इदारों को अपने फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म दे रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत है जो अदलिया के पर काटने के लिए आईनी तरमीम में शर्मिंदगी उठाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बरक्स मुतनाज़ा फैसले कर रही है। इस हवाले से कल वफाकी काबीना ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी और सदर मुमलकत की जानिब से ऑर्डिनेंस पर दस्तखत के कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करते हुए बेंचेस की तश्कील और मुकदमात लगाने वाली जजेस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर और जस्टिस अमीनुद्दीन को इस कमेटी में शामिल कर लिया है। और अब इतलात है कि जजेस कमेटी का ये इजलास पीर को होगा, जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी समेत दीगर अहम मुकदमात के बेंचेस की तश्कील पर फैसला हो सकता है। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस सदारती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। बार के एलामिये में ऑर्डिनेंस की टाइमिंग और तरीक़ेकार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि इस ऑर्डिनेंस से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अमली तौर पर ख़त्म हो गया है। इस तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस को बेंच की तश्कील और केसेस लगाने में एक बार फिर इजाफी इख्तियारात देना एक अहम मामला है। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि 12 जुलाई के फैसले के बाद से जजेस कमेटी के इजलासों में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बाज़ मौक़ों पर अक़लियत में सामने आए थे। इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में सीनियर सहाफ़ी असनात मलिक की खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त पर जल्द समाअत चाहते थे, मगर जजेस कमेटी में अक़लियत में होने के बायस ऐसा नहीं हो सका। इसी तरह चीफ जस्टिस मरहूम साफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का केस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच के सामने लगाना चाहते थे, मगर जजेस कमेटी के अक्सरियती जजेस ने यह केस जस्टिस जमाल बंदुखेल के सामने लगाने का फैसला किया। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आर्टिकल 63A की तशरीह की नजरसानी पर भी जल्द समाअत चाहते थे, मगर जजेस कमेटी में अक़लियत न होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद हुकूमत ने अब ऑर्डिनेंस के जरिए एक्ट में तरमीम करके चीफ जस्टिस की पोजीशन फिर मजबूत कर दी है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पीर को कमेटी के मुमकिन इजलास में वो फैसले हो सकते हैं जो चीफ जस्टिस पिछले कुछ अरसे से करना चाहते थे। इस अहम मामले पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमने ज्वाइन करेंगे असनात मलिक साहब, सीनियर साफ़ी हैं, उनसे खबर भी लेंगे कि कल ये पूरा मामला कैसे हुआ। और इसके अलावा हमें ज्वाइन करें माहिर कानून बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलाउद्दीन साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 सामने आया था तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था कि जो पावर्स है चीफ जस्टिस के उसको डिवॉल्व किया जाएगा एक कमेटी तक और अब वो जो मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कल हुकूमत ने तरमीम कर दी है और दोबारा जो पावर्स हैं वो ऐसा लगता है चीफ जस्टिस को दे दिए, उनको दोबारा मजबूत बना दिया है। इसकी वजह और मकसद क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अता तारर साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अगर तीसरे जज एब्सेंट होते हैं, छुट्टी पर होते हैं, तो फिर जो कमेटी है वो काम नहीं कर पाती है, तो उसकी बेहतर फंक्शनिंग के लिए ये फैसला किया गया है कि तीसरे जज को जो शामिल करना है उसका इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया गया है। जी देखें, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया उसको सराहा गया हर कोने से, सिवाय एक मखसूस तबके से, और उसकी वजह ये थी कि लोगों की कई सालों से ये शिकायत रही थी कि चीफ जस्टिस की मुकम्मल सवादीद नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि वो पावर इनएविटेबली कई चीफ जस्टिस ने अब्यूज़ की, अपनी मर्जी के बेंचेस तश्कील दिए और मखसूस मुकदमात जो हैं उन बेंचेस के सामने लगाए। इसलिए जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मुकदमा फाइल किया था के खिलाफ पीटीआई ने मुकदमा फाइल किया था, उसमें मैं भी वकील था और मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बतौर वकील पीएमएलएन के डिफेंड भी किया था। और चूंकि मेरी भी राय यही थी कि चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होना चाहिए, फुल कोर्ट ने जब वो केस सुना था तो मेजॉरिटी फैसला यही आया था कि चीफ जस्टिस की मास्टरी ऑफ द रोस्टर से जो इदारा है सुप्रीम कोर्ट वो कमजोर होता है और अदलिया की आज़ादी जो है वो कमजोर होती है। अब हुकूमत की तरफ से ये नया ऑर्डिनेंस लाना ये उनके पिछले स्टांस की नफी है, एक यू टर्न है। अब हुकूमत कहती है कि क्योंकि जो चीफ जस्टिस को इख्तियारात दिए हैं कि वो अपनी मर्जी से किसी भी जज को नामजद कर सकते हैं, तीसरे उस कमेटी के तीसरे मेंबर के तौर पे नामजद कर सकते हैं, तो ये जो तारड़ साहब की जो इंटरप्रिटेशन है
वो मैं नहीं समझता सही है। आजकल जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग्स हैं, चाहे जुडिशल कमीशन की हों या दीगर केसेस भी हों, तो वो वीडियो लिंक से किए जाते हैं। तो ऐसी मीटिंग, ये कहना कि कोई एक शख्स अवेलेबल नहीं था तो इसको रिप्लेस करने के लिए चीफ जस्टिस को सवाबदीद हैं दिए हैं, तो वो सिर्फ तीसरे मेंबर को क्यों? ये नहीं हो सकता कि दूसरा मेंबर जो है वो अनअवेलेबल हो जाए। तो ये इलॉजिकल। और अगर आपने कानून ऐसा बनाना था कि किसी की अनअवेलेबिलिटी के सूरत में आप किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो बड़ा आसान होता। आप कहते कि 3 सीनियर मोस्ट जो हैं वो उस कमिटी का हिस्सा होंगे। अगर उनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर चौथा सीनियर मोस्ट आ जाएगा। मगर जानबूझ के ये पावर देना कि, और उसमें लिखा है कि चीफ जस्टिस में फ्रॉम टाइम टू टाइम नॉमिनेट एनीवन। तो यानी चीफ जस्टिस अगर जो अभी जो 5वें सीनियर मोस्ट को उन्होंने नॉमिनेट किया है, तो चीफ जस्टिस साहब की ये सवाबदीद होगी कि अगर उनसे वो चेंज करना चाहें तो वो 7वें नंबर, 9वें नंबर, 10वें नंबर को दे देंगे। तो बेसिकली ये मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट दोबारा जिंदा कर दिया है, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में खुद उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है, हम चीफ जस्टिस की हेजेमनी कायम नहीं करना चाहते। सलाउद्दीन साहब, जब पीडीएम हुकूमत ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेकर आई थी तो उसको कह रहे थे हमारा एक असूली फैसला है कि हम चीफ जस्टिस के पावर डिवॉल्व करना चाहते हैं कमेटी तक। लेकिन अब जो कल तरमीम आई है इसमें, उसके बाद तो ये कहा जा रहा है कि बज़ाहिर जब ये एक्ट आया था तो उसका मकसद ये था कि चीफ जस्टिस उस वक्त उमर अता बंदियाल थे, जो हुकूमत की राह में एक रुकावट बन रहे थे, इसलिए उनके पावर्स कम करने के लिए एक्ट लाया गया। और अब क्योंकि ये कमेटी हुकूमत के कामों में रुकावट बन रही है, तो लिहाजा पावर्स को दोबारा चीफ जस्टिस को मुंतकिल किया जा रहा है। आप इस राय और इस ओपिनियन से मुत्तफिक हैं? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, उस वक्त पीटीआई कह रही थी कि बंदियाल साहब को मास्टर ऑफ रोस्टर रहना चाहिए। पीएमएलएन और पीपीपी और दीगर जो पीडीएम की जमातें हैं वो कह रही थी कि नहीं, मास्टर ऑफ रोस्टर बुरी चीज है, हमें ये 3 मेंबर कमेटी में लेके जाना चाहिए। आज आप देखते हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वगैरह सब रूलिंग जो जमातें हैं वो कह रही हैं कि नहीं, हम समझते हैं शायद चीफ जस्टिस की मास्टरी ऑफ द रोस्टर जो है वही जरूरी है। और पीटीआई की तरफ से जो स्टांस है वो ये है कि नहीं, मास्टर ऑफ रोस्टर बड़ा बुरा कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूँ अदलिया को भी और किसी भी न्यूट्रल अगर कोई जायजा ले इस मामले का, तो उसको यही स्टांस लेना चाहिए कि इन प्रिंसिपल मास्टर ऑफ द रोस्टर इज अ बैड आइडिया, चाहे बंदियाल साहब चीफ जस्टिस हों या काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस हों। सही, मैं इस पर मजीद भी बात करता हूँ, जरा खबर भी हासिल करते हैं। असनाद मलिक साहब की आज स्टोरी भी है इस पर। वजह क्या बनी है असनाद मलिक साहब, इतनी जल्दबाजी में ये तब्दीली की गई और ये कोई पार्लियामेंट के जरिए नहीं की गई है, ऑर्डिनेंस के जरिए की गई है, इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही थी? क्योंकि आज आपने जो स्टोरी भी की है उसमें आपने 2 मेरे ख्याल से इंसिडेंट्स कोट किए हैं जहां पे कमेटी में माइनॉरिटी में थे चीफ जस्टिस साहब। क्या वजह बनी है इसकी? देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इनेक्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया, तो चीफ जस्टिस काजी फैसा को कोई परेशानी नहीं लगी, कोई किसी किस्म की उनको डिसेंट कमेटी की तरफ से उस तरह नहीं मिल रहा था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो कुछ डिसेंट किए बेंचेस पे कि जी ये बेंच होना चाहिए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनके ओपिनियन को इंडोर्स किया। लेकिन सिचुएशन 12 जुलाई के बाद जो है वो तब्दील हुई और 12 जुलाई के बाद जब पहली मीटिंग होती है 19 तारीख, तो चीफ जस्टिस काजी फैसा एक तो ये कहते हैं कि नज़रसानी की दरख्वास्त जो 12 जुलाई पे नून लीग की वो जल्दी फिक्स हो, वो उसमें कमेटी की मेजॉरिटी मेम्बरान जो है वो उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि एक तो वो कहते हैं डिटेल जजमेंट आनी है और दूसरा जो है वो समर वेकेशन है। दूसरा वो कहते हैं 63A के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो 26 महीने से पेंडिंग है, वो जो है वो लगाई जाए। उस पर भी यही था कि समर वेकेशन हैं, जजेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन जस्टिस काजी फैसा ने बेंच प्रपोज कर दिया था अपने डिसेंटिंग नोट में कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो है वो 5 रुकनी बेंच जो है वो 63A पे जो है वो केस उसकी समाअत करेगा। उसके बाद ये समर वेकेशन रही, उस तरह कमेटी का इजलास नहीं हुआ। अब जब छुट्टियां ख़त्म हुई हैं तो उसके बाद अब केसेस ज़ाहिर बात है हाई प्रोफाइल आने हैं,
और उसमें जो चीफ जस्टिस काजी फैसा बज़ाहिर वो चाह रहे होंगे कि जी ये बेंच हो, तो कमेटी उनको भी अंदाज़ा है कि मेजॉरिटी जो है वो उनकी बात से डिसेंट करेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो प्रपोज जुडिशल पैकेज आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए, उस हवाले से भी एक कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दायर हुई और भी कुछ दायर हो रही हैं। वो भी एक खदशा है कि कहीं कमेटी उसको अप्रूव ना कर ले या सो मोटो कमेटी ना ले ले। फिर ये है कि और कई मामलात हैं तो एक्सपेक्टेड क्या है? मंडे को कहा जा रहा है कि अब इस कमेटी का इजलास होगा जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने तीसरे जज के तौर पे अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को रखा है। क्या क्या एजेंडा पे क्या होगा कमेटी के? कौन से बेंचेस, किस केस के बेंचेस तश्कील दिए जाने हैं? देखिए, एक तो जब जुमरात को मीटिंग होनी थी तो उसमें ये 63A के हवाले से ये था कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन और केस की फिक्सेशन का मामला था। लेकिन जुमरात को चीफ जस्टिस काजी फैसा सुप्रीम कोर्ट से चले गए, दूसरे जजेस अवेलेबल थे और बज़ाहिर ये लग रहा है कि उस वक्त ये बातें भी शुरू हो गई थी कि आर्डीनेंस आने वाला है। तो अगले दिन आर्डीनेंस आ गया तो 5 बजे यानी कल जुमे को उन्होंने मीटिंग रखी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह अवेलेबल नहीं थे। अब देखना है कि मे बी सोमवार वाले दिन फिर मीटिंग हो, लेकिन ये है कि उससे पहले क्या ये जो आर्डीनेंस है जिससे सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जो वर्किंग है उसको रेगुलेट किया जा रहा है, वो कि चीफ जस्टिस काजी फैसा ने तो उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया, उन्होंने कमेटी भी बना दी है। लेकिन क्या जो मेजॉरिटी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो इस चीज़ को मानेंगे? मेरा ख्याल है कि वो भी कोई ना कोई अपनी स्ट्रेटजी बना रहे होंगे कि इन हालात में क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा तकसीम है और उसकी वजह से इदारा इस वक्त बहुत कमज़ोर हो रहा है। उससे आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव हो, पार्लियामेंट हो या और इदारे हैं, वो इस वक्त डोमिनेंट हैं और हम देख रहे हैं कि जो जजेस हैं वो अपनी जो अना है उससे ही बाहर नहीं आ रहे, जिसका नुकसान इस वक्त इदारे को हो रहा है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जब ये अगला हफ्ता शुरू होगा तो और कई ऐसी चीज़ें होंगी जो अनयूजुअल होंगी। कल ये खबरें भी सामने आ रही थी हसात मलिक साहब, और कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स ये कह रहे थे कि ये बज़ाहिर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगती है, क्योंकि थर्सडे को कमेटी का इजलास होना था और फिर खबरें चली कि शायद हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करने जा रही है, तो वो इजलास भी नहीं हुआ क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे। और फिर कल जो है अमेंडमेंट आ गई ऑर्डिनेंस के जरिए और फिर नई कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। लेकिन जब हमने अता तारर साहब से ये पूछा कि इस तरह की बातें हो रही है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था और शायद कोई कम्युनिकेशन हुई है जजेस के साथ, उन्होंने कहा नहीं, ये एग्जीक्यूटिव का अपना फैसला है। आपकी इत्तलात क्या कहती है? देखिए, तअस्सुर तो यही बनता है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी और जो एक मिसाली तल्लक है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफिस का और मौजूदा हुकूमत का, वो अगर आप देखें तो माजी में PTI और उमर अता बंदयाल साहब करीब रहे और काजी फैसा साहब और जो मौजूदा हुकूमत है वो हर मामले में भी एक पेज है। और पूरा अगर टिनोर देखें चीफ जस्टिस काजी फैसा का तो उसमें किसी किस्म की परेशानी जो है वो नहीं हुई हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। तो अब चीफ जस्टिस काजी फैसा ने फिर कमेटी भी फ़ौरन तब्दील की और बज़ाहिर एक तअस्सुर है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो उनके हमख्याल जज हैं उनको बेंच में शामिल किया। हमख्याल की टर्म हम उमर अता बंदयाल के दौर में इस्तेमाल करते थे। मुझे तो अब ये लग रहा है कि हमख्याल का जो एरा है दोबारा वो जो एक महीना है, जैसे आपने कहा कि जुडिशरी में इतनी तकसीम हम देख रहे हैं कि हम ख्याल जजेस के पहले भी इस तरह इस्तेमाल की जाती थी, अब भी की जा रही, लेकिन आप कह रहे हैं ये तासुर है, कोई फैक्ट या खबर एग्जैक्ट नहीं, ये तासुर है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। अब मुझे बताइएगा वैसे सलाउद्दीन साहब कि ये मामला आगे कैसे आप जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अमल दरामद किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो उसमें तो चाहे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो या जस्टिस काजी फैज़ा साहब हो, उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामान के पास इख्तियार है कानून साजी का, लेकिन फिलहाल ये जो हमारे सामने अमेंडमेंट है ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए आई है। दूसरा एक प्रिंसिपल जिस पे दोनों ने इत्तेफाक किया था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस नहीं हो सकता, पावर्स डाइल्यूट होने चाहिए, कमेटी के लिए एक बेहतर फैसला है। तो आगे आपको क्या लग रहा है, ये चैलेंज हो सकता है, और चैलेंज होगा तो क्या स्टैंड कर पाएगी अमेंडमेंट? जो हसनात साहब ने बात की उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा कि तासुर वो यूं मिल रहा है कि जैसे ही ऑर्डिनेंस आई उसके फौरन बाद अमीनुद्दीन साहब को नॉमिनेट कर दिया गया। मैं समझता हूँ ये तासुर बड़ी आसानी से दूर हो सकता था कि बेशक हुकूमत की तरफ से जो भी बदनीयती शामिल हो या जो इस ऑर्डिनेंस को लाने में,
तासुर बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता था कि चीफ जस्टिस साहब अगर अपनी सवाबदीदी इख्तियारात में तीसरे नंबर के जज मुनीब अख्तर साहब को ही उस कमेटी में नॉमिनेट कर देते, कि चौथे नंबर को भी कर देते। अपना अचानक क्या इतनी अर्जेंसी थी? एक तो ऑर्डिनेंस के लाने में अर्जेंसी, वो उस पे भी वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब कोई जेन्युइन, कोई पब्लिक, कोई नेशनल इमरजेंसी हो, ये वरना आप पार्लियामेंट को बाईपास नहीं कर सकते। दूसरी, अगर ऑर्डिनेंस आ गई थी तो क्या इतनी इमरजेंट नीड थी कि कमेटी की जो मौजूदा कॉम्पोजिशन है उसको तब्दील किया जाए? तो उसमें फिर इस किस्म की बातों को बिल्कुल तूल तो मिलती है। बाकी आपने जो बात की कि ये ऑर्डिनेंस चैलेंज हो सकती है, मैं समझता हूँ दो तो मोटे मोटे ग्राउंड जो समझ में आते हैं। एक तो इसी चीज पे कि ये इमीडिएट, ये क्या ऐसी अर्जेंट चीज थी कि इसका 2-4 दिन का नोटिस दे के पार्लियामेंट को बुला के असेंबली के सेशन समन करके फिर ये कानून साजी बाकायदा क्यों नहीं की जा सकती थी? एक रातों रात ऑर्डिनेंस निकालने की क्या जरूरत थी? एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में ये कहा कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की जरूरत है, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, जो उनके सवाबदीदी इख्तियारात हैं उनको डिवॉल्व करने की जरूरत है, तो फिर वापस से चीफ जस्टिस को इफेक्टिवली मास्टर ऑफ द रोस्टर, जब आपने उनको ये पावर दे दी कि वो अपनी मर्जी का तीसरा मेंबर ऑफ द कमेटी, अपनी मर्जी का कमेटी तो इनफेक्टिव हो गई ना, तो इफेक्टिवली आपने वही पावर उनको वापस दे दी। तो ये तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जिसमें आइन के आर्टिकल 175 की तशरीह की गई थी, इसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मैं समझता हूँ उस पर भी एक बड़ा ही पावरफुल चैलेंज इस ऑर्डिनेंस को हो सकता है। सही है। और असद, क्योंकि आपने 63A की बात की, अब इस हवाले से एक दूसरी साइड भी इसकी है ना, क्योंकि 63A की जो तशरीह थी उस पर बड़ी तनकीद हुई कि जो आइन में लिखा था वो तशरीह उस किस्म से नहीं की गई। इनफैक्ट जो डिसेंटिंग जजेस थे उन्होंने कहा ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब अगर उस केस को नहीं लगाया जा रहा है, उस रिव्यू को नहीं लगाया जा रहा है, तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जिन जजेस ने रिजर्व सीट्स का फैसला दिया है वो शायद नहीं चाहेंगे कि इस वक्त इसका रिव्यू हो और उसकी जो तशरीह है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि फिर फ्लोर क्रॉसिंग के दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये जो जुडिशल पॉलिटिक्स है, ये दोनों साइड से फिर हम देख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल को ये भी चाहिए था कि वो तो सितंबर से उन्होंने ओहदा संभाला पिछले साल से, तो वो केस फिक्स होना चाहिए था। लेकिन क्यों 12 जुलाई के बाद उस पर फोकस किया जा रहा है? क्यों बार बार डिमांड की जा रही है कि 63A पे जो है वो जजमेंट जो है वो रिवर्स हो? बिल्कुल होना चाहिए रिवर्स। वो जो आइन, वो जो फैसला है वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन टाइमिंग है जिस वजह से किया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि ये केस जो है अब ये 25 अक्टूबर के बाद फिक्स हो। क्यों इससे पहले जल्दी, किस तरीके से, कि मकसद क्या है? और सारा काम तो जो इस वक्त लग रहा है बज़ाहिर, वो तो उस जुडिशल पैकेज जो पाया तकमील, जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उमर अता बंदयाल साहब के दौर से ही प्लान बन चुका था कि अदलिया को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा सिस्टम लाना है। और फिर उसको हमने देखा कि 8 फरवरी में जो रिज़ल्ट आए वो इस तरह नहीं थे। उसके बाद हमने देखा कि जो 6 जजेस ने ख़त लिख दिया, उस वजह से मसाइल रहे। फिर मखसूस नशिस्तों पे जो सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने फैसला दिया वो प्रॉब्लम रही। लेकिन अब जिस तरह बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो चाह रहे हैं पैकेज, उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और वो ज़्यादा अग्रेसिवली जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस, जो मुझे लग रहा है कि वो अब उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि अगर वो इसी तरह अग्रेशन दिखाते हैं तो इदारा मजीद जो है उसमें एक ग्रेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एक ये भी है कि 1 महीना सब्र किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फैसल अगर अपनी लेगेसी इसी तरह ही बनाना चाह रहे हैं तो उनको अलाउ करना चाहिए कि 1 महीना जितना मर्जी वो जो करते करें, और अल्टीमेट उन्हीं पे ही सारी चीज़ें जा रही हैं, जिस तरह सदाती रेफरेंस और उसी तरह कमेटी का बनना, या जिस तरह 12 जुलाई को फैसला आता है तो 4 दिन वो बाद वो कहते हैं जी रिव्यू फिक्स हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी जजेस फिलहाल रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। एक चीज़ उनके पास है, वो डिटेल जजमेंट जो मखसूस नशिस्तों
के केस में अभी तक वो आना पेंडिंग बाकी है है। और देखना है कि वो कब अब रिलीज होती है। सही। बैसी साहब, इसके अलावा हमने देखा कि इस हफ्ते स्पीकर कौमी असेंबली ने भी फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे, लेकिन क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है और वो रेट्रोस्पेक्टिवली हुई है, इसलिए उसके ऊपर अमल दरामद होना लाजमी है, उसको फौकियत दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या रेट्रोस्पेक्टिवली 2017 का एक्ट चेंज करके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको अंडू किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तशरीह इलेक्शन एक्ट की होती तो फिर ये मुमकिन है कि आप इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दें और उसका इत्तलाक माजी से करें। मगर जो रिजर्व्ड सीट्स का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इलेक्शन एक्ट की तशरीह नहीं की थी, बल्कि उसमें जो आईनी जो शिकें थी उनकी भी तशरीह की थी। अब आईनी शिकों की अगर तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की हो तो फिर उसको रिवर्स करने के लिए आपको आइन में तरमीम लानी पड़ती है। आप सिर्फ कानून साजी के जरिए उस फैसले को रिवर्स नहीं कर सकते। सलाउद्दीन साहब, इसके अलावा ये बताइएगा, क्योंकि आप खुद जुडिशरी मूवमेंट का हिस्सा भी रहे थे 2007 में जो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ था, इस वक्त मामलात आपको कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं? एक तनाव की कैफियत तो है एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मामला निमट जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, या आपको कोई बड़ा फॉल आउट होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी एक मौके पे ये कह चुके हैं कि उनको भी मामला आईनी ब्रेकडाउन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ अभी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ इसमें जो सबसे मअसर रोल अगर कोई प्ले कर सकता है तो वो चीफ जस्टिस साहब खुद प्ले कर सकते हैं कि मामलात मजीद तनाव की तरफ ना जाए। दूसरी जो चीज़ है, और हसनात साहब ने सही बिल्कुल लेगेसी की बात भी की, दूसरा जो एस्पेक्ट है मैं समझता हूँ ये हमारे तमाम इदारों में पार्लियामेंट में तो है ही है, मगर सुप्रीम कोर्ट में और दीगर जो इदारे हैं उनमें भी ये एहसास होना चाहिए कि देखें, जब आप अक्सरियत में होते हैं तो तब तो सबको जमहूरियत पसंद आती है, मगर जब आप अक़लियत में होते हैं तो फिर जो जमहूरी रिवायात होती हैं और जो जमहूरियत के तकाजे होते हैं वो आपको बड़े भारी लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी इशू पे अगर कोई माइनॉरिटी में भी है तो उसको भी इन गुड ग्रेस टॉलरेट करना चाहिए, बल्कि प्रमोट करना चाहिए, ना कि आप कहें कि अब रूल्स ऑफ द गेम ही बिल्कुल बदल दें क्योंकि अक्सरियत से अक़लियत में आ गया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब मौजूद थे। असनात मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।